तो जहाँ पे आप लड़की एक्टिव होती है तो क्या होता है ना, सबसे पहले कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं लोग। पापा ने मेरे को कभी भी ये नहीं बोला, मुझे हमेशा से ऐसे ट्रीट किया कि तेरे को अगर कोई भी तकलीफ है, मुझे ये फ्रीडम है अपने पापा मम्मी के साथ में कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो मैं उनको बता सकती हूँ। बचपन से ऐसा था कि जैसे मेरी भी सिस्टर्स है, मेरी भी वो चीजें, उन लोगों को मैंने देखा, उनके सपने कभी कुछ बनने के थे ही नहीं। मेरा ससुराल ऐसा होना चाहिए, मेरे ये ऐसे होने चाहिए, मेरे पति ऐसे होने चाहिए, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बिकॉज मेरे फादर को अभी लास्ट ऑफ अप्रैल में हार्ट अटैक आया था, सो उनको 2 स्टंट बैठे हैं। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी ना, स्टार्टेड टेकिंग द डिप्रेशन पिल्स आल्सो। बहुत अच्छी खुशी फील होती है। एक मेरा सीना मेरी बेटी ने 56 इंच का कर दिया। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारी लड़कियां जो है अपने शहर से बाहर जाती है और कुछ ऐसा कर जाती है, उसके बाद पूरे समाज का, शहर का नाम रोशन हो जाता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, चाहे मैं अगर पूजा बिश्नोई की बात करूं जो एथलेटिक में है, चाहे परिणीति बिश्नोई की बात करूं, और भी ऐसी कई सारी जोधपुर की बेटियां हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। हाल ही में जेतारन की एक बेटी है जिन्होंने डॉक्टर रहते हुए मॉडलिंग की और मॉडलिंग करने के दौरान एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें वो विनर बनी और बन चुकी है वो मिस राजस्थान। आज हमारे साथ में वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर रीना सेन। डॉक्टर क्यों है, क्या है इसके पीछे की कहानी, आज इस इंटरव्यू में हम जानेंगे। और इनका स्ट्रगल कैसा रहा, इनका बचपन कैसा रहा, इनके पेरेंट्स ने इनको कितना सपोर्ट किया, वो सारी बातें आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो डॉक्टर रीना, आपका स्वागत है हमारे झलको जोधपुर चैनल पे। जब आप ये मिस राजस्थान बनी तो उससे उस टाइम से लेकर अभी तक आपको बहुत सारे विशेष मिल चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ चुके हैं, कोई बुके दे रहा है, तो आपके घर पे लोग आ रहे हैं, तो ये सब चीजें देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइक सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स को देख के कि उनके लिए बहुत बड़ा एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग आके उनको पूछ रहे हैं क्या है, कैसा है, और वो बताते बताते कभी इमोशनल भी हो जा रहे हैं। तो ये फीलिंग हर एक बेटी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उनके पेरेंट्स उनके नाम से उनको जान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हमने आपके बारे में सुना है कि आप बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी, आप स्कूल में भी कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करती थी, स्पेशली आपको डांस करना बहुत पसंद था। क्या बात ये सही है? जी हाँ। तो कुछ बता ही पाएंगे अपने स्कूल टाइम का कोई किस्सा, कुछ कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो? हाँ, मैं अपने स्कूल टाइम में डांस को लेके बहुत फेमस थी। 12th की बात है। मैं बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूँ 12th साइंस बायो से। सो वहाँ पे मतलब कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी डांस में। तो ऐसा होता था कि सारे लोग मुझे देखने आते थे उस टाइम भी, और मुझे उसी टाइम से थोड़ा सा ये कैमरा, मंच, ये सादा बहुत ज्यादा पसंद था। तो और लोगों मैसेज आ जा के मेरे को बोलते थे आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, ये करके। तो बहुत पसंद था मुझे बचपन से ही। बट इन केस जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हमारी स्टडीज में सब चीजें छूटती गई धीरे 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 धीरे। बट हाँ, मेरा फर्स्ट पैशन ही डांस करना था। आपकी आपने जैसा कि आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। जी। आपने फर्स्ट से लेके 12th तक पूरी गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं, मैं फर्स्ट से लेके 10th तक प्राइवेट स्कूल में थी। बट मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो पापा का ड्यूटी रायपुर मारवाड़ वहाँ पे रहे हम लोग। तो क्या हुआ था कि वही मेरा सबसे लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट आप बोल सकते हो। मुझे साइंस लेना था। और साइंस लेते टाइम क्या होता है ना कि साइंस, लड़कियों को साइंस कौन दिलाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायो सबसे बड़ी बात हो गई। लोग आके मेरे को समझा रहे थे पापा, बिकॉज मेरे मदर और फादर इतने एजुकेटेड नहीं है, तो मैंने सबसे पहले यही जिद किया कि मुझे साइंस बायो लेनी है। तो अब सबके, क्योंकि जैसे फैमिली में भी है या दूसरी जगह भी है, तो एक बहुत बड़ी नई चीज हो गई, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे 10th या 12th के बाद में पढ़ाई नहीं करते, और 10th 12th में भी आर्ट्स लेते हैं। तो साइंस बोले तो फिर सबका वो एक अलग हो गया, साइंस कैसे लेनी है।
उसके बाद में प्रॉब्लम ये था कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में साइंस थी नहीं, सिर्फ आर्ट्स थी और स्कूलिंग भी नहीं थे इतने। तो था कि बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, तो वहां पे अब सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज हो गई, लड़कों की स्कूल में कैसे डालना है लड़की को। वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थिंग थी। तो बहुत सारे रिलेटिव्स आके सब जाते थे, ये थे कि नहीं साइंस क्या करेगी लेके, क्या करना है, जाके शादी तो करनी है, बीए बीएड करवा देते हैं और शादी हो जाएगी बस, अभी इससे ज्यादा पढ़ना क्या है। पर मैं तो ढीठ आए जाए जो भी कहे, लास्ट डिसीजन ही मेरा कि मेरे को साइंस ही लेनी है। तो पापा फिर शाम को मम्मी पापा दोनों ऐसे बैठे, क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड, बट उनका ऐसा था कि भाई मेरी बेटी जो चाहती है हमको वही कराना है। तो बैठे, पूछा क्या चाहती है, वो साइंस लेनी है मुझे। सोच ले, साइंस लेनी है तो ठीक है। अब इनको बोले ठीक है, फिर एडमिशन दिलाया। वहां पे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती, क्योंकि वहां पे भी मैं डांस में थोड़ी एक्टिव थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो जहाँ पे आप लड़की एक्टिव होती है तो क्या होता है ना, सबसे पहले कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं लोग कि हाँ ये ऐसी है। तो वो सारी चीजें मेरे पापा ने बहुत फेस की थी, फैमिली में भी फेस की थी और दूसरी जगह पे भी बहुत फेस की थी। तो पर हाँ, इन लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, बिकॉज दे अभी भी है ऐसा कि मैं कभी भी बाहर रहती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे कभी ये पूछा नहीं जाता है तू इतनी रात को बाहर क्यों है, क्या कर रही है तू, क्यों कर रही है तू, ये सवाल मेरे से कभी पूछे नहीं गए। और मैं इसी ट्रस्ट भी है, और इनका ऐसा है कि इन लोगों ने मुझे वो लाइफस्टाइल दी है जो बड़े से बड़ा कोई भी, अगर मैं किसी बड़ी अच्छी फैमिली में भी पैदा होती ना, वो नहीं दे पाते थे। इन्होंने मुझे वो लाइफस्टाइल दी है। अगर मैं उन्हें बोल दूं मुझे ये चीज चाहिए, तो ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है मुझसे क्यों चाहिए। अगर मेरे को कभी कोई चीज की जरूरत है कि ये चीज चाहिए, ठीक है, कभी मुझसे ये सवाल नहीं हुआ कि देखो पापा मम्मी ऐसे हैं कि अगर आप मान के चलो कि इनका स्ट्रगल बहुत रहा है, मैंने बचपन से इनका स्ट्रगल देखा है। तो शुरू से मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये लोग मतलब प्राउड फील करें, और इनको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, लोग इनको फोन करके ऐसे भी बोला करते थे कि भाई तू उसको बाहर पढ़ा रहा है, ध्यान रख। तो मेरे पापा के जवाब ये होते थे, क्योंकि मेरा भी कभी कभी ऐसा होता कि मैं लो फेज में भी चली जाती थी ऐसे कमेंट सुन के, कि मैं उस टाइम फिजियोथेरेपी कर रही थी, आई वाज इन जोधपुर। सो पीपल विल यूज टू से टू माय पेरेंट्स कि तू बाहर पढ़ा रहा है, सोच समझ के पढ़ा, लड़की है, जमाना खराब है। पर पापा ने मेरे को कभी भी ये नहीं बोला, मुझे हमेशा से ऐसे ट्रीट किया कि तेरे को अगर कोई भी तकलीफ है, मुझे ये फ्रीडम है अपने पापा मम्मी के साथ में कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो मैं उनको बता सकती हूँ। ये फ्रीडम इन लोगों ने मुझे दिया है। क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है, जैसे कि जब मैंने ये विन किया तो काफी लड़कियों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, या जब मैं अपने समाज के फंक्शंस में जाती हूँ तो वहां से भी मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आते हैं कि आप कैसे कर लिए। तो मेन बात है कि कैसे करना नहीं होता है, कि एक रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, वो अगर आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ में और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उड़ने में टाइम नहीं लगता है। आपके जो थॉट्स हैं, रियली जो भी इंटरव्यू देखेंगे बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। अच्छा लगा आपने जो इतने बातें रखी हैं। लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर कई ऐसे शहर गांव हैं जहाँ पे कोई लड़की अगर बढ़ना चाहती है तो उस पर कई सारे सवाल उठ जाते हैं, लेकिन कोई लड़का अगर बढ़ना चाहे तो कोई सवाल नहीं उठाता। लड़को है कर ले ला, तो लड़की है संभाल राज, इस तरह की कई तरह के लोग पंचायती करने लग जाते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि आपने जब स्कूलिंग की, तो आपको बायो लेनी थी जी, तो इससे जाहिर से है कि आपको कहीं डॉक्टर बनना होगा, मेडिकल लाइन में जाना होगा। मेरे को एक्चुअली बचपन से ही मेरा ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना था, और वैसे मेरे पापा मम्मी का सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो मुझे ऐसा था कि अभी क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, 12th के बाद में क्या हुआ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से, अब जब मैं अपने कॉलेज में गई तो पूरा इंग्लिश मीडियम। अभी वो बुक्स देखे तो हमने जूलॉजी पढ़ा है, वहां पे आप बोलते ना अपन हिंदी में, हमें पता था जंतु विज्ञान, वहां पे जाके आप जूलॉजी पढ़ोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनाटॉमी हो गया, ये सब मेरे लिए बहुत, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा था, इट्स लाइक एरोप्लेन ऐसे जा रहा हो, क्या पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई जस्ट गॉट डिप्रेस्ड। तो पापा को कॉल किया, मैंने मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती,
मेरे को वापस घर आना है। एक पॉइंट पे मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे घर आके बैठना जिन्होंने है। आपको आपके अनुसार आपको सब्जेक्ट दिलाया, आगे आगे पुश किया, और आप वापस से उन्हीं को मैं उनको जाके बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं करना है, हाँ। मुझे घर आना है, मैं ठीक है अभी बीए बीएड कर लूंगी, सब नॉर्मल जैसा करते हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी रातों रात यहाँ पे आके 2 दिन कुछ बोला नहीं, रातों रात बोलती है कपड़े वपड़े ले निकल यहाँ से, अभी हो गया तेरे को कल के कल जाना है। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है। पापा मम्मी दोनों बैठ गए, मुझे नहीं पता तुझे करना है, चाहे तू 10 बार फेल हो चाहे तू 25 बार फेल हो, तुझे ये चीज करनी है। अब ऐसा भी टाइम आया कि मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स में बैक थी, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैं क्लियर थी, सब में बैक था मेरा। तो मैं और डिप्रेस हो गई थी कि अब मैं क्या करूंगी। अब घर वाले बोल रहे कि फिर से वही कॉल पापा मम्मी। अब मेरा ऐसा था कि अब मैं पापा से भी इतना फ्रैंक थी कि पापा मम्मी ने हार ही नहीं मानी। मैं इन लोगों को बोलती रही मुझे नहीं करना, पर इन लोगों ने हार नहीं मानी। द लास्ट मोमेंट मेरे जो मेंटर है डॉक्टर निखिल सर, उन्होंने मुझे फिर गाइड किया, उन्होंने वो मुझे समझाया, क्योंकि उनकी भी पेरेंट्स से बात हुई। फिर पापा मम्मी का तो यही डिसीजन था, तू 10 बार भी फेल हो तेरे को तो करना है। तब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गई थी। उस टाइम तक तो एक एक क्लियर, कभी 1 पास किया, कभी 2 पास किया, कभी 3 पास किया, ऐसे ऐसे करके चलता रहा वो धक्का देते देते। फिर थर्ड ईयर की बात है, मैं जयपुर, मैंने बोला कि पापा मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। आप बोले ठीक है जाओ, तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने गई थी तो वहां पे मैंने एक ऐसा फेस किया कि वहां पे सिखाने से ज्यादा मुझे डिप्रेशन दे दिया था। ये काम कर, वो काम कर, ये कर, रिसेप्शनिस्ट का काम। मैंने रियलाइज कि सीरियसली ये काम करके मैं क्या कर रही हूँ, ये सही जगह सही है कि नहीं है। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। इधर से मेरे पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, इधर से मैं मेरी पापा की थोड़ी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी उस टाइम, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी उस टाइम। और मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचा मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बहुत लो फील करने लग गई थी वहां पे। एक मिनट रुकना चाहूंगा, तो इसीलिए आप मॉडलिंग में आ गए या फिर? नहीं 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 नहीं, नहीं। मॉडलिंग तो अभी तो जो मेरा जो अभी करियर चल रहा है वो बहुत पिक पे चल रहा है। अच्छा। जब मैंने मॉडलिंग चूज किया उस टाइम तो अब मेरा दिमाग ब्लैंक था कि उस टाइम मैं शायद एक बार के लिए ये भी डिसाइड कर ली थी कि हाँ ठीक है, कोई भी लड़का आएगा उससे शादी करवा देंगे और मैं नॉर्मल जो लड़कियों वाली लाइफ है वो मैं जीऊंगी। बट बचपन से ऐसा था कि जैसे मेरी भी सिस्टर्स है, मेरी भी वो चीजें, उन लोगों को मैंने देखा, उनके सपने कभी कुछ बनने के थे ही नहीं। मेरा ससुराल ऐसा होना चाहिए, मेरे ये ऐसे होने चाहिए, मेरे पति ऐसे होने चाहिए। मेरे बचपन से ये ड्रीम नहीं रहा। मेरा बचपन से ये ड्रीम था ही नहीं कि मेरे को शादी करनी है बहुत अच्छे से, या फिर मेरे को पति ऐसा चाहिए। मेरे को खुद से कुछ करना था, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी। हाँ, मुझे, क्योंकि ये चीज मेरी मदर ने मेरे को सिखाई कि आपका नाम होना जरूरी है, आपका कमाना जरूरी है, चाहे तुम 10 रुपए क्यों ना कमाओ, बट तुम्हारा खुद का होना जरूरी है। वो सीख मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो फिर जब मैं वापस आई जयपुर से, फिर वही घर पे आके रोना धोना, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। तो मम्मी पापा दोनों बैठ के यही बोले तुझे करना यही है, अब तू श्याम नाम दंड भेद, तुझे कुछ भी करके करना है, बट तुझे करना है, हम तेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि मैं ऐसे डिप्रेस हो गई थी कि घर वाले वैसे ही ताने दे रहे थे, दूसरे लोग वैसे ही ताने दे रहे थे, इनको तो फोन कर करके ले भेजा ना, क्या कर रही है करके। तो बट ये लोग हिम्मत हारे नहीं, भेज दिए वापस। भेजने के बाद में सर ने मेरे को गाइड किया, और हाँ, थर्ड ईयर के टाइम मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑल क्लियर कर ली, फोर्थ ईयर भी और क्लियर कर ली। फिर उसके बाद मैं इंटर्नशिप के लिए मैं हैदराबाद गई, और वहां से मैं अभी तक हैदराबाद में ही हूँ। तो आपकी जब हैदराबाद में एंट्री हो गई, आप वहाँ पे एज ए डॉक्टर आपने जॉब शुरू कर दी, और आपने उसमें भी पर्टिकुलर फिजियोथेरेपिस्ट बने, आपने चूज किया वो जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप अपने मॉडलिंग का सोचा, विचार आया, किसी ने आपको सजेस्ट किया था या खुद के मन में था ये? नहीं, मन में ऐसा था कि मैं एक दिन बैठ के ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, और एक फेज था कि जैसे फिजियोथेरेपी का कैसा है ना कि मैं वहां पे भी रहती हूँ, तो देखो वहां पे एक तो लैंग्वेज इश्यूज है, फिर आप नॉर्थ साइड के हो, तो थोड़े बहुत इश्यूज आए। तो वहां पे मेरी एक मेंटर है डॉक्टर गीता कृष्णा पोपुला, तो वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे कि लाइक हमेशा कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए इंसान को, ये वो करके। तो रैंडमली आई एम जस्ट सीइंग समथिंग, और मेरा बीच में डिप्रेशन की वजह से क्या हो गया था, वेट बहुत बढ़ गया था।
आई जस्ट गेन सो मच ऑफ वेट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज मेरे फादर को अभी लास्ट ऑफ अप्रैल में हार्ट अटैक आया था। ओह सो उनको 2 स्टंट बैठे हैं, तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी ना, स्टार्टेड टेकिंग द डिप्रेशन पील्स ऑल्सो। तो उससे मेरा वेट गेन होने लग गया और मेरा ध्यान ऐसा था कि पेशेंट्स देखती जा रही थी, खाना खाती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मैम ने मुझे बहुत गाइड किया है, शी गाइडेड मी वेरी वेल। सो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जो लाइफ चूज करते हो वही तुम बन जाते हो। अब तुम सोचोगे कि तुम डिप्रेस हो तो तुम डिप्रेशन में ही रह जाओगे, और अगर तुम करना चाहते हो कुछ भी तो कोई भी सिचुएशन, क्योंकि उस टाइम मेरा एक फेज आ गया था कि मैं बहुत डिप्रेस, मतलब पापा को ऐसे देख के मैं अपने फादर से बहुत अटैच हूँ, मतलब मैं उनको ऐसे देख ही नहीं सकती। हॉस्पिटल में देख के, इधर घर पे ऐसा हो रहा है, फिर ऑब्वियसली जब आपकी 25 आप एज क्रॉस करते हो तो समाज से सब जगह से प्रेशर आता है, शादी नहीं हो रही है, अब मेरे लेवल के लड़के इनको मिल नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम आने लग गई। अभी प्रॉब्लम आते आते फिर सोचा अभी क्या है, कैसे करके फिर वही फेज आ जाता है आपका। देन ऐसे ही बैठे बैठे आई जस्ट स्क्रॉल द इंस्टाग्राम एंड ये मिस इंडिया 2026 के कंपटीशन का और लक्स करके उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो आई जस्ट फील द फॉर्म एंड आई जस्ट टॉक टू मैम एंड माय वेल विशर लाइक कल्याण सर एंड डॉक्टर बाला, एवरीवन इज देयर। जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था तो मेरा वेट कम से कम आप मान के चले 68 तक था, 68 मेरा वेट था। सो मैं तो वैसे ही डिप्रेशन, बिकॉज आप जिस कंपटीशन में हम ब्यूटी पेजेंट्स में हम अगर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका वेट ऑब्वियसली स्लिम लड़की ही वो लोग प्रेफर करते हैं। तो वही डिप्रेशन फिर से, यार वेट कैसे लॉस करूंगी ये। तो मैम ने बहुत गाइड किया उस टाइम एंड सर भी, कल्याण सर, बाला सर, एवरीवन इज देयर विथ मी। उन लोगों ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, उन लोगों को देख के, बिकॉज डॉक्टर गीता कृष्णा पुपला शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट, बहुत फेमस है वहाँ पे। सो उन्होंने, मतलब उनको देख के मैंने, बिकॉज शी इज हैंडलिंग हर फैमिली वेरी वेल, उनका वर्क और उनकी फैमिली और उनकी सोशल मीडिया, वो तीनों बहुत बैलेंस में चलाती है। तो उनसे मैंने इंस्पायर होके मैंने भी फिर कुछ करने का कि हाँ ठीक है करते हैं। तो फिर जब मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ था तो आई वाज 68 एंड राइट नाउ आई एम 60। आई लॉस्ट इन द 15 to 20 days, I lost 7 to 8 kg weight। बट आपका वेट बढ़ा हुआ था और उनको भी लग रहा था कि आपका वेट बढ़ा नहीं, हुआ है। मैंने जो फोटोज भेजे थे, इफ यू विल सी माय फोटोज के अंदर में इतना इंसान, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप मेरे को फोटो में या ऐसे भी देखोगे तो मैं इतनी मोटी लगती नहीं हूँ। बट वो क्या होता है ना, वो मुझे था कि हाँ मेरा वेट इतना है, मेरे को तो सेलेक्ट कर लिया था उन्होंने वहां पे। वो प्रॉब्लम ये वहां पे वो चीज नहीं होती, आपका वेट और हाइट नहीं होता है, आप अपने परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, या फिर आप स्टेज पे कैसे हो, वो लोग वो नोटिस करते हैं। एक मिस राजस्थान बनने के लिए या फिर कोई भी मिस इंडिया या फिर मिस वर्ल्ड या फिर कोई भी टाइटल अपन ले लें, तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए क्वालिटी? क्योंकि आपने देखा है आपका अलग अलग राउंड हुए होंगे जी, तो उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपको बहुत काम रहना पड़ता है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जो जजेस होते हैं आपका बिहेवियर नोटिस करते हैं। अगर आपके को स्टार से आपने ऐसे करके भी देख लिया उसे, तो दिस विल आल्सो नोटिस इन द स्टेज। कॉन्फिडेंस कम आपका है शायद। कॉन्फिडेंस भी है, आप किसी से जल तो नहीं रहे हो, ये भी नोटिस होता है वहाँ पे। बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, प्रोनाउंसिएशन कैसे है आप मतलब अपने जजेस को कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप खड़े किस तरीके से हो, या फिर आप वॉक कैसे कर रहे हो, सब कुछ नोटिस रखने का प्रेजेंटेशन कैसा है। जी, आप आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं कर रहे हो। जैसे प्रैक्टिस के दौरान कैसा होता है ना कि जब मैं प्रैक्टिस के अंदर गई थी तब बहुत सारी लड़कियां थी वहां पे। इट्स लाइक जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ था 600 समथिंग लड़कियां थी, उसके अंदर से जब मेरा नाम अनाउंस किया था, आई वाज तो जस्ट लिटरली शॉक्ड कि इज दिस सीरियसली हैपेंड टू मी। सो तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है ना कि कोई भी हो, इट इज नॉट अबाउट ओनली द मॉडलिंग पार्ट, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे होंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि आपने ये चीज ज्वाइन क्यों की। सो अगर मैं इस चीज को जीतती हूँ तो मेरा क्या, मतलब लाइक मेरा क्या डिसीजन होगा, मैं इसका क्या यूज करूँ। सी, एक टाइटल जीतना क्या होता है ना, सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको मेंटेन रखना। उसके बाद में आपकी फैमिली पे भी, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जीतना ही
वो नहीं, आप जीत के आ चुके हो, बट उसको मेंटेन करना वो एक सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइटल की, कि आप उसको कैसे उस टाइटल का यूज करते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप अगर आप मॉडल बन गए तो आप हीरोइन ही बनोगे वहां पे जाके। इट्स नॉट दैट कि अगर आपने मॉडलिंग कर ली तो आपको हीरोइन ही बनना है, आप रोल मॉडल भी बन सकते हो किसी के लिए। एक्चुअली अभी जो लोग देख रहे हैं अब वो भी बहुत क्यूरियोसिटी होगी उनके अंदर जानने की कि जो रीना है हमारे क्षेत्र की, हमारे जी राजस्थान की, जो मिस राजस्थान बन चुकी है, जी। आगे क्या? आगे वो कोई फिल्म करने वाली है, सीरियल में जाने वाली है, वेब सीरीज में आने वाली है, या फिर खुद का कुछ अलग से कुछ करने वाली? क्या कुछ बता पाएंगे आगे की प्लानिंग क्या आपकी? हाँ, देखो अभी इसके लिए तो कुछ चीजें थोड़ी हाइड रखे तो ही बेटर है। वो थोड़े थोड़े इंसानों को थोड़ी थोड़ी देर में इंसान को याद रहना चाहिए कि कोई है करके। तो बट हाँ, मेरा जैसे ड्रीम है कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो हूँ, इट्स अ वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिस टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए स्ट्रगलिंग फेज ये भी था, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को लोगों के बारे में पता ही नहीं फिजियोथेरेपिस्ट होते क्या है। लोग जैसे यहाँ पे आते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम मैंने ऐसी ऐसी चीजें फेस की थी, लोग ऐसे ही बोलते थे मसाज करने वाली है या फिर ऐसा है। अब जैसे मैं फिजियोथेरेपी फील्ड में भी हूँ, कुछ कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स सुने थे मैंने कि मैम तो जाके शर्ट के बटन खुलवाते हैं। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती है हर प्रोफेशन में हो। इट्स इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर अ फीमेल, आपको हर चीज को बहुत देख समझ के फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन खाली आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की है, आपके साथ जुड़ी हुई फैमिलीज की भी है, आपका कल्चर है, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या होता है ना, आप कुछ नाम करते हो तो भी जाते हो, और कुछ नाम खराब होता है तो भी सबसे पहले लड़की का ही होता है। लड़का क्या कर रहे हैं उसका कोई पूछेगा नहीं, लड़की को सबसे पहले जवाब इन देना सब पड़ता चीजों को कैसे आप सहन करती हैं और मतलब है। देखो सहन करना ऐसे फेस करती कि हैं? फेस करने के लिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें होती है, कि मैं वही बोल रही हूँ, आई एम ब्लेस्ड विद द गुड वेल विशर्स। आप इन लोगों को जवाब देना देती नहीं हैं या फिर नहीं इग्नोर? नहीं, इग्नोर। क्योंकि आप कितने लोगों को देखो, आप आज एक चीज बताओ, आप कोई भी इंसान कोई अच्छा काम करने जाता है ना, भीड़ में बहुत सारे खुश होंगे, जो भीड़ इकट्ठा होगी उसमें सब खुश होंगे, हाँ तुमने अच्छा किया, तूने अच्छा नहीं किया, ऐसे से कोई नहीं बोलेगा। बट पीठ पीछे आपके लोग, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आपके बारे में अच्छा बोल रहा हो। वही जो मेन क्या होता है ना, वो जो आसपास के लोग ही होते हैं ना, वही लोग क्रिएट करते हैं उसको। आपको टाइटल मिल चुका है, आने वाले समय में बहुत आप अचीवमेंट भी हासिल करने वाली हैं, लाइक सोसाइटी के लिए भी आपने कुछ सोचा है कि मैं कुछ ऐसा अपने जी, कंट्रीब्यूट मेन करूं? सोसाइटी के लिए भी है, और मेन है मेरा लड़कियों से। क्योंकि देखो मैं बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं, क्योंकि आई सॉ मैनी ऑफ गर्ल्स, वो खुद की लाइफ में करना कुछ चाहती नहीं है, और वो ब्लेम करती है फैमिलीज को। वो ब्लेम करती है, जैसे कि कुछ लोग हैं जैसे भाग जाते हैं, ये होता है। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट फेज होता है कि कोई लड़की किसी की भागेगी, सबसे पहले मेरे ऊपर आएगा कि भाई तू संभल के रहना। वो सबसे एक जो क्या होता है ना, अब अनदेखी, मैं उन लोगों को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो कि लाइक कैसे लड़कियां ऐसा कर लेती कि अपने पेरेंट्स को बिल्कुल ही भूल जाती हैं। क्योंकि मैं तो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स को, ये लोग मेरे लिए भगवान है। जिसने आपको पैदा कर लिया वो आपके लिए बहुत बड़ा भगवान है, और जिसने आपको इतना बड़ा किया है, उन लोगों ने अपने ड्रीम्स छोड़े होंगे। तो मैं लड़कियों को वही समझाना चाहती हूँ कि आप, एक एज आता है लाइक 14, 15, 16, टीन एज जो अपन बोलते हैं, टीन एज के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे गलत डिसीजन होते हैं। मैं अपने उनके पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहती हूँ, और उन लड़कियों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि उस एज के अंदर पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रैंक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उनके पेरेंट्स उनके साथ फ्रैंक नहीं होंगे, वो ऑब्वियसली डर के मारे कुछ गलत कदम उठाएंगे। फिर वो बातें पेरेंट्स से नहीं कहीं और शेयर होंगी जी, किसी और से, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा वो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, और वो कुछ थोड़ा सा प्यार दर्शा देगा तो वो माँ बाप को भूल जाती है। 4 दिन का प्यार 40 साल का प्यार भूल जाता है। जी तो आप मतलब लाइक कुछ एनजीओ टाइप कुछ ऐसा जी, कुछ शुरू करने एनजीओ जा टाइप में, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज टाइम में मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स में रहती थी, ओके। जोधपुर के अंदर ही। सखी अभियान वन स्टॉप करके वहाँ पे केंद्र बिल्कुल, है। जी, मैं गया हूँ। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी लड़कियों की काउंसलिंग भी करी हुई है। ओके। जी,
तो उस टाइम से मेरा ऐसा था कि मैं खुद भी एक एज में आके मेरे को भी एक चीज समझ आई कि लड़कियों को ऐसा हो क्या जाता है कि मतलब वो अपने माँ बाप को कैसे भूल, क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसे ऐसे लड़कियों को देखा कि वो जब थाने में आती है तब वो ये बोल जाती है कि ये मेरे माँ बाप ही नहीं है। एग्जैक्टली। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि एक लड़का सच में इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मतलब आप अपने माँ बाप को भूल जाओ। और आपको बताना चाहूंगा कि रीना के पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि हाउ दे फील, उनको कैसा लग रहा है। सर आपका स्वागत है झलको जोधपुर पे। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेजराज सैन है सर। बाय प्रोफेशन क्या है आप? मैं पीएचडी में सर्विस करता हूँ। मेरी पोस्ट फिटर है। मैं रायपुर पोस्टिंग है और प्रेजेंट टाइम में मैं जैतारण डेपुटेशन पे हूँ। कहते हैं ना कि जो लड़कियां होती है पापा की परी होती है, बिल्कुल। तो रीना आपकी परी थी इसलिए आपने उसको इतना सपोर्ट किया, या फिर कहते हैं कि जो पहला बच्चा होता है चाहे वो लड़का हो लड़की हो वो बहुत पेरेंट्स के बहुत करीबी होता है, इस ये वजह रही? सर मैं तो दोनों में से बच्चा हो या बच्ची हो दोनों को एक समान समझता हूँ। कि कोई समझते होंगे कि लड़का बहुत अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि लड़कियों को आगे बढ़ाए। लड़के तो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, बेटियों को हर पेरेंट्स के घर में रखना बहुत पसंद करते हैं। और मैं तो ये सोचना चाहता हूँ कि मेरी सोच ये है कि सबसे पहले बच्चे को बाहर का दिखाओ ताकि वो अपना आप घर में रहे ना, तो घर के हिसाब से ही माहौल में देखेगी। तो बाहर रहती तो बाहर का माहौल वो देख के अपना आप चेंज हो जाएगी कि बाहर क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इसकी जो रेपुटेशन पढ़ाई है इसने जिद्दें भी की थी। तो मैंने कहा देख हमारी परिस्थिति नहीं है तुम्हारे ये साइंस पढ़ाने की, तो इसने जिद ठान रखी थी कि मैं तो लूंगी तो साइंस ही लूंगी। तो उसके बाद में इन्होंने साइंस ले रखी थी। तो उस टाइम मैं रायपुर रहता था, रायपुर से इसको अप डाउन करवाता था। मैं सुबह छोड़ने के लिए आया था, फिर वापस जाता था, फिर वापस लेने के लिए भी आता था। दिन में रायपुर से जैतारण 2-2 बार आता था इसके लिए। फिर इसने 12th यहाँ से की थी। यहाँ के अच्छे टीचर थे हमारे हरी सिंह जी, उन्होंने अच्छा गाइड किया था। और आज जो ये इस स्टेज पे पहुंची है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना आप कहने से कुछ कह ही नहीं पाऊंगा आपको। बहुत अच्छी खुशी फील होती है। एक मेरा सीना मेरी बेटी ने 56 इंच का कर दिया। 56 इंच का सीना कर दिया है। और आज से 1 महीना पहले जब आप जैतारण में घुमा करते थे और अब जब घुमा करते थे लोग आपको बोलते हैं कि आप वो डॉक्टर रीना के फादर हैं। बिल्कुल सर, यही मतलब जो आज जो पहचान होती है ना, कहते तो बाप से होती है। आज जो जैतारण में जो पहचान है मेरी बेटी के हिसाब से है कि डॉक्टर रीना सैन के फादर है और मदर है। जहाँ भी दुकान पे जाते हैं हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन से बात करते हैं, वो भी हमारी बच्ची के हिसाब से जाना जाते हैं अम्मा। और अच्छी इसकी पकड़ है किसी से बात करने की। मैं आगे यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बच्ची की तरह सभी बच्चे दुनिया में नाम रोशन करें उनके माता पिता का। ये मैं आपसे कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप यहाँ जोधपुर से पधारे हैं। अरे स्वागत है आपका हमारे घर आने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रीना के पिताजी तेजराज जी। इनके स्ट्रगल को, इनके सपोर्ट को हम सलाम करते हैं। और क्या होता है कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, लेकिन एक शख्सियत ऐसी होती है उसके जीवन की जो हर एक चीज का ध्यान रखती है, स्पेशली खाने पीने का, कि बेटा खानो खा लियो नहीं खायो। तो वो शख्सियत भी यहाँ बैठी है, उनसे वो हम बात करने वाले हैं। वो है रीना की मदर अरुणा जी। अरुणा जी, जब रीना स्ट्रगल कर रही थी, जब वो यहाँ से हैदराबाद चली गई थी, तो एक हमारे मन में हुआ फिक्र हुआ करे कि कर रेला उठे घर बार, तो अपा लोग तो हाँ नहीं उठे, कई खावेला सुबह शाम। तो ये दर्द एक माँ ही झेल सकती है। जब सुबह से शाम तक होता है ना, जब तक इनका फोन नहीं आता ना तब तक माँ एक चैन से नहीं रह सकती है। ये है ना, एक दर्द झलकता है। जब से मैंने मेरी बच्ची को बाहर भेजा ना, और जब से ये डॉक्टर बन के आई ना, तो मेरा घर मतलब पूरा मेरा ये हो गया कि मैं इतनी गर्व से हूँ कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है। और इसके लिए मैंने जो जितने भी लोगों के ताने सुने, परेशानियां देखी, ये मैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या नहीं सुना है लोगों से, पर फिर भी हमने कभी
हस्बैंड वाइफ ने कभी हार नहीं मानी और मेरी शुरू से इच्छा थी कि मेरी बेटी अपने मुकाम हासिल करे। आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी और जो लोग आपको उस समय बोला करते थे उनकी अब इस वक्त जो है जुबान पे टेप लग चुकी है, क्योंकि अब वो बोलने लायक नहीं रहा। वेल, ऐसे हर घर में चलता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी को तकलीफ तो होती है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आप सच बताइए जो मन है कि एक दिन में कितनी बार वीडियो कॉल पे बात करता था? कभी भी नहीं करती हूँ सर, नहीं करता था बिल्कुल जब नहीं। हैदराबाद थी? हाँ नहीं, बिल्कुल भी। मैं इसका खुद का जब फोन आता ना तभी हम इससे बात करते, बाकी कभी भी मेरे पूरा विश्वास पे जीती हूँ सर। इस बच्ची पे मैं पूरा गर्व और विश्वास है मेरे को कि मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं कर सकता। नहीं, गलत अलग चीज है, एक फिक्र तो भी तो है ना कि हाँ, तो फिक्र होती एक थी। बार उन्हें चेहरा देख लूं, तो उसका वो 9 बजे तक हम वेट करते थे, 9 बजे तक की इसका लास्ट टाइम होता है कि 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक ये अपना वीडियो कॉल कर लेती है। तो जब तक 9 बजे तक हम वेट करते हैं, उसके बाद में कि वो ये फ्री हो गई होगी तो ये अपना वीडियो कॉल कर लेती है। अगर बाई चांस कभी ना कर पाती है तो ये अपना मैसेज छोड़ देती है कि पापा अभी मैं बिजी हूँ, जब हॉस्टल पहुंचूंगी तो आपको वीडियो कॉल कर लूंगी। तो हम वो हो जाते हैं। जो माया होती है अपने बच्चे को सुबह फोन करती है, दोपहर को फोन करती है, ऐसे करती है। मैंने कभी भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों बच्चों को मतलब अपने से दूर रखा है। मैंने कभी इनको प्यार से नहीं झगड़ा कि नहीं मेरी बच्ची है मैं प्यार से रखूंगी, कहीं बाहर कहाँ जा रही है। मैंने मतलब इमोशनली कभी इनको ज्यादा प्यार नहीं दिया मैंने। मेरे अपने से, मेरे दिल में इनके लिए क्या जगह है ये मैं ही जानती हूँ, पर मैंने हमेशा इन दोनों बच्चों को बाहर ही रखा है और दूर रखा है ताकि ये अपने मुकाम हासिल कर। ये सब चीजें आपके अंदर कैसे, मतलब आपने भी कुछ चीजें ऐसी देखी अपने जीवन में, या फिर? सर देखो कि वो जब हमारी टाइम था तो हम कुछ नहीं बन पाए कि मैंने 10th पास की है, 10 तक पढ़ी थी मैं। उसके बाद में मेरी मतलब मैं छोटी 3 साल की थी, मेरी सगाई हो गई थी और उसके बाद में 10th में आई और हमारी शादी कर दी कि भाई मेरी बुआ जी वगैरह सब पुराने ख्याल थे कि बच्ची को शादी कर दो। तो फिर मैंने पढ़ाई से ब्रेक ले लिया और शादी हो गई हमारी। और ये फिर गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो लाइफ अच्छी चली और हमारा जोड़ा मतलब हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ की ये सोच थी ना, मिलती जुलती थी, तो हम ना अच्छा टाइम हम पूरा पास कर लिया और सुख दुख हम साथ मिलके किया। बहुत बड़ी बात है। एक हस्बैंड वाइफ की सोच ही आगे भविष्य तय कराया करे और वो भविष्य अब आपने सामने आप देख सको। एक लास्ट सवाल रीना आपसे कि जो भी लड़कियां, जो भी वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स, मैरिड वुमेन्स, डाइवोर्सी, विडो, या फिर जो जो राजस्थान से बाहर है, कटे न कटे कोई ना कोई फील्ड में स्ट्रगल कर रही है, एक आपकी तरफ से एक मैसेज देना चाहो कि अगर कभी डीमोटिवेट हो जाए? पहले तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि सिचुएशंस आती हैं तभी हमें ये पता चलता है कि हम लोग इंसान हैं और हम जी रहे हैं। अगर हमारी नॉर्मल वाली लाइफ चल रही है तो हम इंसान नहीं है। फिर तो स्ट्रगल आएंगे बिकॉज हमें भगवान ने ये जो लाइफ दी है, ऑब्वियसली कि जब भगवान को भी परीक्षाएं देनी पड़ी थी तो हम लोग क्या हैं, तो हमारी लाइफ में भी आता रहता है। खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है और जब आप सही हो तो भगवान आपको अपने आप रास्ते दिखाएगा। मेहनत करते रहो, ये मत सोचो कि उसका फल क्या मिलेगा हमें अगर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपना हार्ड वर्क करते रहो करते रहो करते रहो, आपको लास्ट में जाके सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वेल, ये थी डॉक्टर रीना और उनके पेरेंट्स। आज इनसे हमने बात की डिटेल में, एकदम विस्तार से आपको बताया कि इनका बचपन कैसे बीता, आगे स्ट्रगल कैसा रहा, आज इस मुकाम पर है वो कैसे फील कर पा रही है। तो वेल, हम ये कहना चाहेंगे कि आगे हम फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे और भी कुछ अचीवमेंट आपको जब मिलने वाले हैं। आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, इस पे कमेंट जरूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा और अपना प्यार विश्वास यहीं बरकरार रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको